जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन का यूज़ पढ़ रहे हैं, उसमें देख रहे हैं जिसमें हम लोगों ने कई सारी क्लासेस कर चुके हैं। यूज़ ऑफ मॉडल एक्सिलरी कंप्लीट हो चुका है और यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन कंप्लीट हो चुका है। कल एक क्लास हम लोगों ने यूज़ ऑफ कंजक्शन का भी पढ़ा है। अगर आप लोगों ने अब तक उन समस्त क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन का प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है जिसमें आप लोगों को टेंस, सेंटेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, आप उसे भी वहां से जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ इससे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया गया है, हिंदी साहित्य पढ़ाया गया है, इन समस्त क्लासेस की पीडीएफ प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहे। और आज वाली क्लास में हम लोग देखते हैं ये यूज़ ऑफ कंजक्शन का दूसरा पार्ट है, जिसमें ट्रांसलेशन के दौरान हम लोग आज पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वुड रेदर देन का प्रयोग, सच एज या व्हिच या दैट का प्रयोग, सो फार एज का प्रयोग, एज लॉन्ग एज फार एज, सो मच एज एंड गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं और शुरुआत करते हैं। स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए है ये क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। वुड रेदर देन, वुड रेदर देन का मतलब होता है कि अपेक्षा अधिक। तो यहाँ देखते हैं तो क्या है, भविष्य काल में एक विकल्प की अपेक्षा दूसरा विकल्प पसंद करने की स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं। भविष्य काल में हो और एक विकल्प की अपेक्षा जब दूसरा विकल्प पसंद किया जाएगा, अधिक पसंद किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग वुड रेदर देन का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि वह पढ़ने की अपेक्षा खेलना पसंद करेगा। तो भैया क्या करेगा, देखिए दो काम कहा गया, एक तो पढ़ने का काम कहा गया, दूसरा खेलने का काम कहा गया। तो वह पढ़ना कम पसंद करेगा, उसकी अपेक्षा खेलना ज़्यादा पसंद करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ही वुड लाइक, मतलब वह पसंद करेगा, क्या पसंद करेगा अधिक, तो प्लेइंग यानी खेलना, रेदर देन रीडिंग। यहाँ ध्यान रखिए पढ़ने में अंत में ने आ रहा है, खेलना में अंत में ना आ रहा है, तो इसलिए जीरंड का प्रयोग किया गया है। ही वुड लाइक प्लेइंग रेदर देन रीडिंग। ऐसे दूसरे में देखें तो क्या कहा गया कि मैं कॉपी की अपेक्षा पुस्तक खरीदना अधिक पसंद करूंगा। देखिए मुझे दोनों खरीदना है, कॉपी भी और पुस्तक भी, तो मैं ज़्यादा किसे प्रायोरिटी दे रहा हूँ, किसे ज़्यादा अधिक पसंद कर रहा हूँ, तो पुस्तक खरीदना। तो क्या करेंगे, आई वुड लाइक टू बाई। यहाँ देखिए खरीदना को क्या किया गया, इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया गया। क्या खरीदना अधिक पसंद करता हूँ, तो पुस्तक यानी बुक रेदर देन कॉपी, यानी आई वुड लाइक टू बाई बुक रेदर देन कॉपी। मैं कॉपी की अपेक्षा पुस्तक खरीदना अधिक पसंद करूँगा। ये आप लोगों का बन गया। अगला यूज़ क्या है बेटा, अगला यूज़ है सच एज या व्हिच या दैट। देखिए सच लगेगा, उसके बाद एज, व्हिच या दैट में से कोई एक लगेगा। अब अगर वाक्य में ऐसा, ऐसी, ऐसे और उसके बाद जो है, होने पर ऐसा के लिए सच लिखते हैं तथा जो के लिए संज्ञा, जो बीच में यहाँ पर संज्ञा आएगी कोई ना कोई, तो व्यक्ति होने पर एज लिखेंगे। और अगर निर्जीव वस्तु है तो व्हिच या दैट लिखते हैं तथा अन्य सजीव होने पर दैट का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है कि सच के बाद वाली संज्ञा या सर्वनाम अगर सजीव है, व्यक्ति है, तो उसके लिए जो के लिए एज लिखेंगे। अगर वो निर्जीव है तो क्या लिखेंगे, तब व्हिच या दैट दोनों लिख सकते हैं। और अगर वो अन्य सजीव है तब दैट लिखेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं तो एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि ऐसे लड़कों से दूर रहो जो अपना समय बर्बाद करते हैं। तो देखिए क्या है, पहले ऐसे लड़कों से दूर रहो, ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दूर रहने की अंग्रेजी एवॉइड, मतलब बचो या दूर रहो। किससे, ऐसे लड़कों से, अर्थात सच बॉयज। अब बॉयज क्या है, व्यक्ति है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो के लिए एज लिखा गया, एज वेस्ट देयर टाइम।
मतलब एवॉइड सच बॉयज एज वेस्ट देयर टाइम, ये आप लोगों का बना पहले वाले वाक्य का। दूसरा क्या कह रहा है, सदैव ऐसी किताबें पढ़ो जो अच्छी हों। अब यहाँ देखिए, तो सदैव ऐसी किताबें पढ़ो ये भी इम्परेटिव है, तो इसमें ऑलवेज लगेगा पहले। उसके बाद में रीड सच बुक्स, ऑलवेज रीड सच बुक्स। अब देखिए ऐसी के बाद में किताबें हैं जो कि निर्जीव है, तो इसके लिए हम यहाँ पर चाहे व्हिच लिखें चाहे दैट लिखें, दोनों सही होगा। आर गुड, क्या होगा, ऑलवेज रीड सच बुक्स व्हिच आर गुड, चाहे ऑलवेज रीड सच बुक्स दैट आर गुड, दोनों सही होगा। अब है हमें ऐसे जानवर रखना चाहिए जो वफादार हों। यहाँ देखिए बेटा, जानवर क्या है, जानवर शब्द अन्य सजीव है, अन्य सजीव संज्ञा, तो वी शुड कीप सच एनिमल, हमें ऐसे जानवर रखने चाहिए। अब अन्य सजीव है तो दैट ही लगेगा, दैट इज फेथफुल, जो वफादार हों। आशा है आप लोगों को सच एज व्हिच या दैट का प्रयोग समझ में आ गया होगा, और इससे पहले वुड रेदर देन जो बताया गया है उसका भी प्रयोग समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बेटा क्लास को लाइक कर दें। और आज शाम 7 बजे से हिंदी में संधि का पार्ट 2 यानी कि व्यंजन संधि आज आएगा। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है सो फार एज, जिसका अर्थ क्या होता है, जहाँ तक की, क्या होता है, जहाँ तक की। यह मनोदशा प्रकट करता है। अब कहेंगे सर जी मनोदशा क्या है, तो मनोदशा का मतलब होता है मन की स्थिति। तो ये क्या काम करेगा, ये मन की स्थिति को प्रकट करता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है कि जहाँ तक कि मेरा संबंध है मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए मेरी मनोदशा क्या है कि मैं आपसे सहमत हूँ, तो क्या करेंगे, जहाँ तक की के लिए सो एज, सो फार एज का प्रयोग किए। अब मेरा संबंध है यानी मैं संबंधित हूँ, तो आई एम कंसर्न्ड हो जाएगा या रिलेटेड हो जाएगा, दोनों सही होगा। तो आई एम रिलेटेड, सो फार एज आई एम रिलेटेड, यहाँ पर कामा लगना चाहिए जो कि बेटा भूल गए हैं, तो उसके लिए आप लोग कामा लगा लेना। फिर क्या होगा, आई एम एग्री विथ यू, सो फार एज आई एम रिलेटेड या आई एम कंसर्न्ड, आई एम रिलेटेड विथ यू, जहाँ तक कि मेरा संबंध है मैं आपसे सहमत हूँ, सॉरी एग्री विथ यू होगा। फिर क्या कहा, जहाँ तक कि उसका संबंध है वह यहाँ नहीं आएगा। अब देखिए इसमें इसकी मनोदशा क्या है कि वह नहीं आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, सो फार एज ही इज रिलेटेड, यहाँ देखो रिलेटेड लिखे ऊपर कंसर्न लिखे थे, दोनों सही होगा। और रिलेटेड के लिए इसमें हमने क्या किया है बेटा, इसके बाद देखो कामा लगा है, फिर वह यहाँ नहीं आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में बना दो, ही विल नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आएगा। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला, और अगला क्या कह रहा है, अगला यूज है एज लॉन्ग एज, जिसका अर्थ होता है उतना देर जितना की। एज लॉन्ग एज का अर्थ क्या होता है, उतना देर जितना की। ये क्या करता है, यह समय प्रकट करता है, क्या करता है बाबू, तो यह समय प्रकट करता है। यहाँ लॉन्ग का मतलब दूरी से मत लेना, ये समय से संबंधित है। एग्जाम्पल से देखते हैं, तो एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है कि तुम यहाँ उतनी देर ठहर सकती हो जितना तुम चाहो। तो देखिए कौन ठहर सकता है, तो सबसे पहले बना लो तुम ठहर सकती हो, तो यू में स्टे, भैया अनुमति दी जा रही है ना, आपको ठहरने की अनुमति दी जा रही है, तो क्या करेंगे, स्टे में का प्रयोग करेंगे, तो यू में स्टे हियर, यहाँ पर। अब क्या करेंगे, एज लॉन्ग एज लिख देंगे, उतना देर जितना की के लिए या जितना के लिए। यू लाइक मतलब तुम चाहो, यू में स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू लाइक। फिर क्या कहा, तुम उतना देर नहीं सो सकते हो जितना कि तुम चाहो, यहाँ पर मना किया जा रहा है। तो अब क्या होगा, यू मे नॉट स्लीप, देखिए इसमें भी मे का प्रयोग, क्योंकि आपको अनुमति नहीं दी जा रही है, तो यू मे नॉट स्लीप एज लॉन्ग एज यू लाइक, मतलब तुम उतना देर नहीं सो सकते हो जितना कि तुम चाहो। देखिए आशा है आपको ये समझ में आया होगा। लॉन्ग है, आप कंफ्यूज होंगे कि दूरी से लेंगे, लेकिन ये किससे संबंधित है बेटा, तो ये समय से संबंधित है। अगला यूज जो आपका है एज फार एज, देखिए इसके पहले हमने सो फार एज बताया था, तो वहाँ ओ आर था, एफ ओ आर, इसमें क्या है, एफ ए आर है, जिसका मतलब होता है दूर। तो क्या होगा, उतना दूर जितना की।
तो ये क्या करेगा, यह दूरी प्रकट करेगा। क्या काम करता है, तो यह दूरी प्रकट करता है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, क्या तुम उतना दूर जा सकते हो जितना कि मैं। तो यहाँ पर आपकी क्षमता को पूछा जा रहा है, इसलिए कैन का प्रयोग हुआ। कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो। अब क्या बचा, उतना दूर जितना कि, यानी एज फार एज आई, क्या तुम उतना दूर जा सकते हो जितना कि मैं। तो इसके लिए क्या बना कि कैन यू गो एज फार एज आई। क्या, और इसके बाद और क्या है, अगला एग्जाम्पल है कि यह लड़का उतना दूर दौड़ सकता है जितना कि तुम। अब क्या करेंगे, तो यह लड़का दौड़ सकता है, पहले इसका बना लो, यानी दिस बॉय कैन रन। इसमें भी लड़के की क्षमता प्रकट हो रही है। उतना दूर जितना की के लिए एज फार एज कर देंगे और यू कर देंगे, यानी दिस बॉय कैन रन एज फार एज यू। यह लड़का उतना दूर दौड़ सकता है जितना कि तुम। ये हम लोगों का बना इस वाले वाक्य का। अगला हम लोग देखेंगे, तो अगला क्या है, सो मच एज। अगला क्या है बेटा, सो मच एज। सो मच एज का अर्थ क्या होता है, उतना अधिक जितना कि, उतना अधिक जितना कि। ये क्या काम करेगा, तो यह मात्रा प्रकट करता है। क्या काम करता है, तो मात्रा प्रकट करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स कह रहा है कि क्या तुम उतनी रोटियां खा सकते हो जितना कि वह। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खा सकते हो मतलब यहाँ पर भी आपकी क्षमता को ही पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैन यू ईट ब्रेड्स, क्या तुम रोटियां खा सकते हो। कितनी रोटियां, तो उतना जितना कि, एज सो मच एज, मतलब कैन यू ईट ब्रेड्स सो मच एज ही, क्या तुम उतनी रोटियां खा सकते हो जितना कि वह। अगला क्या है बेटा, अगला है यह व्यक्ति उतने अधिक रुपए खर्च कर सकता है जितना कि तुम। तो कौन खर्च कर सकता है, तो यह व्यक्ति, यानी दिस मैन कैन स्पेंड रुपीज़। यह व्यक्ति रुपए खर्च कर सकता है, कितने रुपए, तो सो मच एज यू, उतना जितना कि तुम। आशा है आप लोगों को ये सब सारे यूज समझ में आ रहे होंगे। बहुत आसान आसान यूज हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग भी हैं। आसान तो हैं लेकिन साथ ही साथ कंफ्यूजिंग भी हैं। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो एक बार यस सर कमेंट सेक्शन में लिख करके सब लोग बताएं। और देखते हैं हम लोग गो ऑन और कीप ऑन। तो गो ऑन और कीप ऑन क्या कह रहा है बेटा, लगातार कार्य जारी रखने के लिए गो ऑन या कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। गो ऑन या कीप ऑन का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई काम लगातार जारी रखना है, लेकिन यदि वाक्य में समय भी दिया गया हो तो कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम चाहे गो ऑन लिखें चाहे कीप ऑन लिखें, दोनों लिख सकते हैं लगातार कार्य जारी रखने के लिए। लेकिन अगर वाक्य में कोई समय दिया गया है तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, तो उसके लिए कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। तथा इसके बाद क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सा फॉर्म लगेगा, तो आईएनजी फॉर्म लगेगा। एग्जाम्पल में देख लें तो एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि यह लड़का पूरे दिन खेलता रहता है। कौन खेलता रहता है, तो यह लड़का। अब क्या करता है, तो दिस बॉय गोज ऑन। देखिए हमने यहाँ पर पूरा समय कोई तो दिया नहीं है, तो दिस बॉय गोज ऑन प्लेइंग होल डे, मतलब पूरे दिन। यहाँ गोज ऑन लगा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो चाहे फर्स्ट फॉर्म लग रहा हो, सेकंड फॉर्म लग रहा हो, या फिर चाहे जो भी फॉर्म लग रहा हो, वो इसी वर्ब का लगेगा, गो ऑन या कीप ऑन का ही लगेगा। बाकी इसके बाद वाली जो क्रिया है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही रहेगी। तो क्या किए यहाँ पर गोज ऑन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो एस आई एस इसी में लगा, गोज ऑन प्लेइंग होल डे। ऐसे यहाँ पर कहा गया मैं 10 बजे तक किताब पढ़ता रहा, ये देखिए पास्ट टेंस में है। तो क्या करेंगे, आई, अब यहाँ समय दिया है 10 बजे तक, तो क्या की कीप ऑन होना चाहिए, कीप ऑन का सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन हो गया। फिर क्या, तो रीडिंग बुक टिल 10 o'clock, मतलब मैं 10 बजे तक किताब पढ़ता रहा। आज हम लोगों का इतना महत्वपूर्ण यूज रहा है। और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग बेटा सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर करके उन्हें भी सजेस्ट करें कि वह भी इसे देखा करें। आपको क्लास कैसा लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और मिलते हैं हम लोग फिर शाम 7 बजे से हिंदी वाली क्लास में व्यंजन संधि के साथ। आशा है कि आप लोग इस क्लास का एंजॉय किए होंगे और उस क्लास में भी ज़रूर आएंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग चलेंगे मैच देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।